आज मैं शुरू कर रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मान लेते हैं आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं आपने, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मैं आज एक नया टॉपिक शुरू करूंगा और इसका आगे वाले पीछे वाले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। जो भी बच्चे नए ऐड होते हैं मैं उनकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेता हूँ, वो भी बता दूंगा। आप बस अभी पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल, सभी लिखेंगे जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? आप इस समय पॉजिटिव बैठे हुए हैं। कहते हैं इंसान की जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो बड़ी ज्यादा मैटर करती हैं, वो किस तरह से बैठा हुआ है। आप इस समय अपनी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके बैठे हुए हैं, झुक के नहीं बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठे, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैं 5 स्टार्स में से इस टॉपिक को 5 स्टार्स ही देने वाला हूं। 5 में से 5 दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार आता रहता है। तो आप सब जो भी दूर दूर बैठे हैं वो भी समझ लें कि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आप सबको ये टॉपिक ध्यान से करना है। इसलिए आप सब यहाँ पर बैठे हैं तो 15 से 20 नंबर का मैंने नोट किया कि 100 नंबर में से आ रहा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ज्यादा आता है लेकिन हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमारे लगभग 4 लेक्चर लग जाएंगे, 4 लेक्चर्स लग जाएंगे, 2.5 3 घंटे के 4 लेक्चर लगेंगे। आज पहला लेक्चर है। कहते हैं जब भी चैप्टर शुरू हो उसका पहले लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए। मैं ये एडवाइस करता हूँ कि भाई पहले में जो आगे आ गया उसके बाद उसको पूरे चैप्टर तब तक खत्म ना हो जाए, इंट्रोड्यूस ना करें। तो पहला लेक्चर आज हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछूंगा, आपने यहाँ पे बैठना है, चुपचाप नहीं बैठना, समझ गया? बोला नहीं है लेकिन खाली सुनते रहना है। कंसेप्ट नंबर 1 मैं आपके सामने एक रखने वाला हूं, आप सभी पहले उस कंसेप्ट 1 को लिखेंगे। आइए हम सब कंसेप्ट 1 को लिखेंगे और हम ये देखेंगे कि ये कंसेप्ट कहता क्या है और ये हमें क्या बताना चाह रहा है। आइए दोस्तों, कंसेप्ट 1 मैंने लिख दिया जी। चलिए जी, आप सभी कंसेप्ट नंबर 1 पहले लिख लें। इस समय जो मेरे सामने नहीं भी बैठे वो भी अपने रजिस्टर्स खोल लें, क्योंकि आपने बचपन में सुना होगा कि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो पढ़ने से नहीं आती, लिख लिख कर करने से आती है। इसीलिए आपके 6 महीने खराब हो सकते हैं अगर आप अभी नहीं लिखेंगे तो। अभी लिखना है, यही समय है, समय निकलता जा रहा है। 14 सितंबर आ गई है, अब नहीं करेंगे तो फिर 6 महीने और वेस्ट होंगे आपके। तो प्लीज आप अपने स्टडी रूम में बैठे हैं, इस समय लैपटॉप ऑन है, मुझे देख रहे हैं, आप यहां पर वहां पर भी लिख रहे हैं। चलिए जी, कंसेप्ट 1 इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में लिखा मैंने कंसेप्ट 1 कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। वैसे मैं इसकी अलग से चाहूंगा कि आप मेरी इंट्रो क्लास जरूर देखें। इंट्रो क्लास में मैंने पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझाया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा जिन्होंने इंट्रो क्लास नहीं की वो मेरी इंट्रो क्लास जरूर देख लें। 3 डिसीजंस होती है जी मुख्य तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। 3 डिसीजंस आर देयर, 3। जैसे महात्मा गांधी जी के बापू जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। 3 बंदर थे बापूजी के। बिल्कुल उसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजंस होती हैं। पहले डिसीजन का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है हमें पैसे क्यों चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, पैसों का क्या करेंगे। पैसा कर दिए, ले ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। आज मैं आपको एक गाना भी दिखाने वाला हूं पैसे के ऊपर। आज मैं विजय माल्या की एक स्टोरी दिखाने वाला हूं, आपको वीडियो दिखाऊंगा। और दूसरी डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजंस। वो पैसे आएंगे कहां से, आपको 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, कौन देगा लक्ष्मी जी?
लक्ष्मी जी का दिन आने वाला है, दिवाली वाले दिन हर रिलीजन का व्यक्ति लक्ष्मी जी की पूजा करता है। तो दोस्तों लक्ष्मी जी का स्वभाव बहुत चंचल है, एक जगह टिक के बैठती नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ। अभी देखेंगे दूसरी डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन, पैसे कहां से आएंगे। कंपनीज एक्ट 2013 में पैसों के लिए दो ही सोर्सेज रह गए हैं। पहले हाइब्रिड सोर्स भी हुआ करता था जिसको हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते थे, थोड़े से फीचर्स उसके पास डिबेंचर के थे, कुछ फीचर्स इक्विटी के थे। अभी हम देखेंगे इक्विटी और डिबेंचर्स को देखेंगे। सेकंड डिसीजन के बाद तीसरी डिसीजन डिविडेंड डिसीजन लिख ली सभी ने, ठीक है जी। अब आइए कंसेप्ट नंबर 2, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप अब कंसेप्ट नंबर 2 लिख रहे हैं। जैसे आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब होता है पैसों की जरूरत। आप 11th क्लास में गए थे और 11th क्लास में मैडम ने पहली बार बोला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू का मतलब था शॉर्ट टर्म और कैपिटल का मतलब था लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। आज आप यहां बैठे हैं मेरे सामने, अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके आए हैं आप सभी, या कुछ ना कुछ तो जरूर खा के आए हैं। कोई चाय पी के आ गया, कोई कॉफी पी के आ गया, कोई सेब खा के आ गया, कोई मसाला डोसा खा के आ गया, क्योंकि उसकी फैमिली में मान लेते हैं उसकी मम्मी साउथ इंडियन है। अब आप में से किसी की मम्मी चाइनीज होंगी तो मोमोज खा के आए होंगे, लेकिन आपने जरूर कुछ ना कुछ खाया। कहते हैं कि आप हर रोज जब सुबह कुछ खाते हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आते हैं, उससे एनर्जी बनती है और उस एनर्जी से आप काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक कंपनी को चलाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है और रोज चाहिए वो एनर्जी, और उस रोज वाली एनर्जी का नाम है वर्किंग कैपिटल। मेरी बात आप सुन रहे हैं? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को हम शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी बोलते हैं। 11th क्लास में अकाउंट्स की नजरों से इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है जी कंपनी को चलाने के लिए, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। एफएम में हम इसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे बात करूं, रतन टाटा का नाम सबने सुना हुआ। रतन टाटा साहब ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, नैनो गाड़ियां बनाने का, छोटी छोटी गाड़ियां बनाने का, मिडिल क्लास फैमिली के लिए गाड़ियां बनाने का। तो बताइए जी, रतन टाटा को नैनो बनाने के लिए पैसों की जरूरत होगी। तो मैं आपसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपने सोचना है, आंसर भी नहीं दूंगा, खाली आपने देखना है कि जो आपने सोचा था वो गलत सोचा था या ठीक सोचा था। मैं आपसे कह रहा हूं कि रतन टाटा को लैंड परचेज करना है फैक्ट्री बनाने के लिए, रतन टाटा को प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है फैक्ट्री बनाने के लिए, रतन टाटा को लेबरर्स रखने हैं फैक्ट्री के लिए और लेबरर्स को सैलरी पे करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है। अब इसमें मैंने 4 बातें बोली हैं, 4 में से 2 चीजें तो शॉर्ट टर्म है जिनको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि कंसेप्ट नंबर 3 को थोड़ा सा लिखना शुरू करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होती हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस क्या होती हैं, क्यों चाहिए होती हैं, क्या जरूरत है इससे हमारे को। आइए दोस्तों कंसेप्ट 3 लिखिए। कंसेप्ट 3, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इस कंसेप्ट में जो भी बात आपको अच्छी लगे उसको अंडरलाइन जरूर कर देना है। मैंने बड़ी स्पष्ट और नॉर्मल भाषा में लिखने की कोशिश की है, आप सभी को बताने की कोशिश की है, किसी किताब से नहीं लिए, बड़े नॉर्मल लैंग्वेज में लिखता गया। 24 कंसेप्ट लिखे हैं पूरे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, 40 क्वेश्चंस लिखे हैं, और दावा इस बात का कि अगर आपने ये क्वेश्चंस ईमानदारी से कर लिए तो इस दुनिया में कोई भी पेपर देंगे तो वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन तो होने ही वाला है। इस बार भी हमारी सेम फिगर्स ही आई थी पेपर में, फिगर्स भी सेम थी।
सी पॉइंट को मैंने बोल्ड कराया, वर्किंग कैपिटल को मैंने लिखा है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, लेकिन ये तो 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो सीएस प्रोफेशनल में तो कुछ अलग डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, हम उसकी अलग डेफिनेशन देंगे, अभी देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे दूर भी बैठे हुए हैं, मेरे को इस समय देख नहीं पा रहे फिजिकली, खाली देख पा रहे हैं, मैं टच नहीं कर पा रहा उनको, वो भी अपने स्टडी रूम में रजिस्टर में लिख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं लिखने के बाद ही कुछ चीजें समझ आती हैं, ओरली ऑडिट नहीं करना है आपने। तो सी पॉइंट तक लिख लिया जी सभी ने। अब मैं आ रहा हूं कि आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों है, वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए और वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट करते कैसे हैं। पहले बताइए 3 स्टेप तक समझ आया कुछ आपको? अच्छा, मैंने आपसे ये कहना है कि वैसे वर्किंग कैपिटल 2 प्रकार की होती है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। अभी मैं समय आने पे बताऊंगा कि ग्रॉस क्या होती है और नेट क्या होती है। वैसे ग्रॉस का मतलब होता है टोटल ऑफ करंट एसेट्स और नेट का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस। ग्रॉस का मतलब है आपको टोटल कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए आप ये बताइए। आपको रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे चलाने हैं, आप बताइए। अपोलो टायर्स, या चलिए आप ही की बात करूं, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस आप आने वाले दिनों में आप में से बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। क्या लगता है जी, एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जिसमें आप ट्रेनिंग आजकल कर रहे हैं, उसको वर्किंग कैपिटल की क्या क्या जरूरत हो सकती है, आप बता सकते हैं एग्जांपल्स कि उसको फंड्स क्यों चाहिए और उसकी क्या क्या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की? कोई बच्चा बताना चाहे? मेरे हिसाब से एक तो अगर उसने ऑफिस लिया है तो उस ऑफिस का रेंट पे करना है, तो रेंट पे करना इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अच्छा, आप सब ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ऑनरेरियम मिलेगा, तो ऑनरेरियम देना भी वर्किंग कैपिटल है। स्टाफ रखेगा वो चाय पानी के लिए, तो स्टाफ की सैलरी भी वर्किंग कैपिटल है। इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी वर्किंग कैपिटल है। उसमें कंप्यूटर परचेज करेगा, तो बताइए कंप्यूटर परचेज करना वर्किंग कैपिटल है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ध्यान रखिएगा, वह कंप्यूटर खरीदना इस वर्किंग कैपिटल नहीं है, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप बताइए, रोज चाय आ रही है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, खाना आ रहा है, उनको कुछ ना कुछ स्नैक्स दे रहे हैं, तो वो भी तो सब वर्किंग कैपिटल ही है। इन सभी चीजों के लिए कंपनी सेक्रेटरी के पास पैसे होने जरूरी है, अगर नहीं होंगे तो उसका स्मूथ फंक्शनिंग नहीं चलने वाला। तो आज के चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक कंपनी सेक्रेटरी को वर्किंग कैपिटल के लिए कितने पैसों की जरूरत हो सकती है, और यही एग्जांपल हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगा देंगे, ब्रिटानिया ब्रेड्स में लगा देंगे, अपोलो टायर्स में लगा देंगे, मारुति सुजुकी में लगा देंगे। आप ये बताइए, एक रिक्शे वाला भी सुबह जब चलता होगा तो उसको भी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो बताइए, क्या कंसेप्ट नंबर 3 लिख लिया? कंसेप्ट नंबर 4 में आ जाइए, इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं पॉकेट चेक किए बिना, और पहली बार आप किसी के साथ गए हैं, आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? बताइए, अगर आपने उसके बाद हाथ डाला पॉकेट में और पैसे कम निकले तो आपके तो चेहरे की हवाइयां निकल जाएंगी, हवाइयां। तो गलती क्या की थी आपने? अपनी वर्किंग कैपिटल आपने चेक नहीं की थी पहले। तो चलिए कंसेप्ट 4 लिखिए, कंसेप्ट 4 लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। खून है, खून लाइफ ब्लड है। आपको मालूम है आजकल लोगों को डेंगू हो रहा है, आजकल बड़े सारे ग्रुप्स में मेरे को मैसेज आता है, किसी को A+ का खून चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए एक नॉर्मल लेवल का खून होना चाहिए, उसके प्लेटलेट्स उतने होने चाहिए। डेंगू का मच्छर जब काटता है तो उसमें प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं,
और सब लोग खीनू खाते हैं, खीनू, खीनू का नाम सुना है कभी आपने? और उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा ब्लड की जो जरूरत पड़ती है वो वर्किंग कैपिटल ही है, क्योंकि उसके बिना वो काम ही नहीं कर सकता। अपोलो टायर को अंडरलाइन करना है। मैंने एग्जांपल दिया कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अभी अपोलो टायर आपके सामने लिखा है। आप सबके घर में गाड़ियां हैं और उस गाड़ियों में टायर लगे हैं। टायर अपोलो के भी हो सकते हैं। अब अपोलो अगर टायर बनाती है तो उसको वर्किंग कैपिटल के लिए किस किस के लिए पैसे चाहिए वो लिख दिया मैंने। रॉ मटेरियल के लिए, सैलरी के लिए, वेजेस के लिए, एक्सपेंसेस के लिए और ओवरहेड्स के लिए। नॉर्मल डे टू डे खर्चे चलाने हैं भाई साहब, उसके लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैडम? ठीक है। कंसेप्ट नंबर 4 क्या सभी ने लिख लिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब लिखिए। हैदराबाद में बैठे हुए बच्चे लिखिए, अमेरिका में बैठे हुए बच्चे लिखिए, कानपुर वाले लिखे, सब लिखे, तभी तो हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट नंबर 4 मैंने लिखा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप बताइए, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल लेवल का है, अगर वो ब्लड प्रेशर उतना ना रहे, लो हो जाए या हाई हो जाए, तो आपको चक्कर आएंगे नहीं आएंगे? हाँ या ना तो बोलिए, चक्कर आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आपकी बॉडी में टेम्परेचर पता आपको कितना है? मेल बॉडी हो या फीमेल हो, आपको पता आप कौन है? आप बताइए, आपकी बॉडी में टेम्परेचर होना कितना जरूरी है? कितना होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर? 98.3 या 4? चलिए कोई नहीं, आज जाकर आप सबने मुंह में थर्मोमीटर डालना है क्लास के बाद और चेक करना है कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी गर्मी है। हमारे अंदर गर्मी होनी चाहिए कम से कम नॉर्मल 98.4, तब तो सब काम चलते रहते हैं। इससे ज्यादा गर्मी हो गई तब भी काम नहीं चलेगा, इससे कम गर्मी रही तब भी काम नहीं चलेगा। इसका मतलब किसी भी चीज को चलाने के लिए स्मूथ वर्किंग कैपिटल का होना जरूरी है। 98.4 में आपको अंदर अच्छा लगता है ना, बॉडी में अच्छा फीलिंग आ रही है, और कई बार टेम्परेचर ज्यादा होता है, अच्छा लगता है नहीं? इसका मतलब आपको वर्किंग कैपिटल स्मूथ चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए आपको नॉर्मल वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। तो उसको निकालें कैसे? आप जब बैठे हैं मेरे सामने, कोई 2 चपाती आज लंच में खाएगा, कोई 3 खाएगा, कोई पराठे खा लेगा, कोई 3 डोसे खा जाएगा, कोई दूध पिएगा। आप सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्यों? आपकी बॉडी का वेट अलग अलग है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या पता कल ज्यादा खाए इसलिए आज कम खाना चाह रहे हैं। आज कुछ लोगों ने मंडे का व्रत रखा होगा तो वो कम खाएंगे, कुछ दलिया खा लेंगे, कुछ खिचड़ी खाएंगे, लेकिन आप सभी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। क्या बात समझ आ रही है यहां तक? तो मुझे क्या करना है, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको डिटरमाइन करना है। तो एक बार आ जाइए कंसेप्ट 5 में, फिर मैं आगे चलूंगा। थोड़ा सा कंसेप्ट 5 लिखना पड़ेगा आपको। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बेसिकली 2 स्टेप्स मैंने यहां पे लिखे हैं। मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। पहला सवाल है कितनी चाहिए, और दूसरा सवाल है वो कहां से आएगी। कितनी चाहिए और कहां से आएगी।
तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, स्मूथ फंक्शनिंग को अंडरलाइन कर देंगे, स्मूथ फंक्शनिंग को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग को अंडरलाइन कर देंगे। स्मूथ फंक्शनिंग को अंडरलाइन कर देंगे। तो मैंने कहा जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपके दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड स्टेप नंबर 2 फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड। मैं आज की क्लास में पहला स्टेप भी कवर करूंगा कि आपको कितने पैसों की जरूरत है, एस्टिमेशन कितनी है। अच्छा बुक तो मिल गई आप सबको, जरा बुक खोलिएगा सभी, एक बार बुक खोलिए, नए एडिशन की जो बुक मिली है जिसमें पीछे हमने बड़ी सारी बच्चों की फोटोग्राफ्स बनाई हैं, जो बच्चे यहां से पास हो चुके हैं और उनके मार्क्स भी लिख दिए। अंदर भी बड़ी सारी फोटोज रखी है, टेस्टिमोनियल्स रखे हैं। सरिता तिवारी एक लड़की है जिसके पिछली बार आए थे, उसके नाम फोटो रखी है, टेस्टिमोनियल्स लिखे हैं, कितने कितने नंबर किस किस के। ये वाली बुक कह रहा हूं, ठीक है, ये वाली बुक, ठीक है। आप इसका पेज नंबर ए निकालिए, जरा देखिए ए नंबर में कुछ लिखा हुआ मैंने, कितने कंसेप्ट है, जरा देखिए कितने कंसेप्ट लिखे हैं। हम इस चैप्टर में 24 कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। 24 कंसेप्ट क्या, 5 कंसेप्ट भी सब नहीं करा रहे, मैं तो 24 कराऊंगा। अब इसमें थ्योरी भी कवर होगी, प्रैक्टिकल भी होगा। जरा देखिए इसमें पहला कंसेप्ट कौन सा है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ मैंने, टिक लगाइए, आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया है। जो मैं कंसेप्ट लिखवा रहा हूं उसकी नंबरिंग भी इसके साथ ही है। इसमें कंसेप्ट 2 कौन सा है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आपने अभी अभी लिखा है इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, जल्दी से टिक लगा दीजिए। अभी तक हमने 5 कंसेप्ट तक लिखा है, 5 तक लिखा है। 5वां आपके सामने, 5वां ये सामने, 5वां तो है, 5वां तो है, 5वां ये आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। आप एक बार अंदर आ जाइए और थ्योरी के क्वेश्चंस निकालिए प्लीज। हम इस समय इस चैप्टर की थ्योरी कर रहे हैं, पहला पेज ही है, उसके बाद पॉलिटी है तो थ्योरी क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सीए में आ चुका है, सीएस में आ चुका है, बहुत बार आ गया था इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं लिखा, फिर मैंने लिख दिया 5 स्टार क्वेश्चन। ये 5 सितारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हर चीज लिख दी है। जरा आंसर 1 पढ़ते हैं, आंसर 1 पढ़ते हैं। मैंने कुछ लिखा है इसमें, मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले इसके आंसर के नीचे जो लास्ट पैराग्राफ है, नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, उसको पढ़ेंगे। नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, ये पैराग्राफ आप पढ़ें कि वर्किंग कैपिटल की क्या जरूरत है। बुक में से पढ़ना है, पहले क्वेश्चन का आंसर पढ़ना है, नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पढ़िए। जो भी चीज अच्छी लगे अंडरलाइन करते हैं। आपकी आदत बिगड़ चुकी है, खाली आंखों से पढ़ते हैं, आप हाथों से भी पढ़ेंगे, आंखों के साथ हाथों से कुछ ना कुछ हाईलाइट करेंगे। कहाँ चले गए वो बीते हुए दिन, क्या हो गया आप लोगों को। पहले तो आप अंडरलाइन करते थे, हाईलाइट करते थे, कुछ ना कुछ लिखते थे मार्जिन में, अब तो पता नहीं क्या कोरे कोरे से बन गए, कुछ लिखते नहीं, कोई कुछ नहीं। अंडरलाइन कीजिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ तो लाइन ठीक लगी होगी, अंडरलाइन करें। मार्कर लेकर आना है, हाईलाइटर लेकर आना है, हाईलाइटर से हाईलाइट करें। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद नीचे है, इंपॉर्टेंट मार्क करें। मैंने कहा जी क्वेश्चन 2 में लिखा है
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आर देयर, कितनी प्रकार की वर्किंग कैपिटल होती है? जरा देखिए मैंने कितनी प्रकार की वर्किंग कैपिटल लिखी है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस का मतलब क्या लिखा है मैंने? करंट एसेट्स का जोड़ करना है बस, करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स का करंट एसेट्स कौन से होते हैं? एज पर कंपनी एक्ट 2013 डेफिनेशनें चेंज हो चुकी हैं। इवन फर्नीचर भी करंट एसेट हो सकता है अगर आपकी इंटेंशन है उसको 12 महीने में बेचने की, तो आपको फर्नीचर को भी करंट एसेट में दिखाना पड़ेगा। वैसे करंट एसेट कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स जिनको आप 12 महीने में बेचने के लिए इंटेंशन रखते हो। जरा देखिए एग्जांपल क्या लिखे, 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे। कैश, डेटर्स, स्टॉक, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब करंट एसेट्स होते हैं। करंट लायबिलिटीज, एग्जांपल देखिए जरा करंट लायबिलिटीज के। अब जो आपको पेपर आएगा आपके एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन 3 आ गई है और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। और हम इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करेंगे तभी जाकर हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट मार्क करें। मैंने इसमें लिखा है, ऐसी कौन सी बातें जो एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल को चेंज कर देती हैं या अफेक्ट करती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, आप सब बैठे हैं मेरे सामने, होनहार देश के होनहार नौजवान बैठे हैं। वो दिन दूर नहीं जब मेरी इंडिया टॉप लेवल पे आने वाली है। आप बताइए, आप सब कोई भी काम करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, मैं तो कहता हूं एक चाय का कप भी पीते होंगे अगर, तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपके माइंड में फैक्टर जरूर चलते होंगे कि कौन सी दुकान से पीनी है और कौन सी दुकान से नहीं पीनी। आप सभी ने सीए, सीएस और सीएमए का कोर्स ज्वाइन किया है, इनमें से एक कोर्स ज्वाइन कर लिया। 12th क्लास के बाद आपके पास चॉइस थी कि आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आपके दोस्तों ने तो कुछ किया भी नहीं, वो बीकॉम पास कर रहे हैं क्योंकि जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं पहले ही, कोई बात ही नहीं। आपने सीएस ज्वाइन किया, जिस दिन ज्वाइन किया था याद कीजिए वो दिन, थोड़ा सा आंखों में 1 सेकंड के लिए दोबारा से पिक्चर्स लेकर आइए। आप रजिस्ट्रेशन करा के आए थे, ड्राफ्ट जमा करा दिया था, स्टडी मटेरियल मिल गया था, आपने घर में उसको देखा था कुछ इस तरह से, ऐसे देखा था और आपको लग रहा था कि आधी चीजें तो आपने की हुई हैं। उस दिन आपके पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे थे, आधे फुट ऊपर थे, क्योंकि आपको लगता था हो गया, मैं तो आधा बन ही गया। लेकिन कहते हैं बड़ों का कहा और आंवले का खाया हुआ धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे इश्क आपको पता चला कैसे होता है। फाउंडेशन किया, एग्जीक्यूटिव किया, अब तो प्रोफेशनल में आ गए और आप इससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं कि जल्दी से क्लियर हो जाए। आप बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, आप में से जितने बच्चों ने भी सीएस किया, इनमें से मैं आपसे पूछूं कि सीए क्यों नहीं किया, तो आपके माइंड में कुछ फैक्टर्स होंगे। मेरे को लगता है कि एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि सीएस में अकाउंट्स कम है और आपका हाथ प्रैक्टिकल में टाइट था, आज भी टाइट है, इसलिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। मैं ये कहता हूं कि आपका हाथ टाइट था, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, बुरा मत मनाइएगा, अपने आप मत लेके चलिएगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। मैं रामलाल की बात कर रहा हूं, लो आप रामलाल नहीं हो, लो आप राम प्यारी भी नहीं हो, लो मैं तो राम प्यारी के लिए बोल रहा हूं, आपको थोड़ी बोल रहा हूं। इसमें आपने सीए में सुना था कि रिजल्ट बड़ा गंदा आता है, कि पिताजी अपने बेटे के साथ भी पेपर देने जा सकते हैं। हद हो गई, दोनों पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए आप डर गए थे, आपने सीए नहीं किया। मैं तो रामलाल की बात कर रहा हूं। रामलाल को लगा कि मैं शुरू में ट्रेनिंग नहीं कर सकता, तो आपने इसलिए सीएस किया। आपका लॉ में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए आपने सीएस किया।
आपको इसकी स्कोप अच्छी लग रही थी इसलिए आपने सीएस किया। मैं तो कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है, आपके माइंड में फैक्टर्स थे तभी आपने ये डिसीजन ली। बोलो हाँ या ना तो बोल दो। इसी तरह से आप बताइए, आपकी कंपनी अपोलो टायर्स है, आप नए नए फाइनेंस मैनेजर इस कंपनी के चुने गए हो, आपकी वाइफ, आपकी नई नई मैरिज हुई है अभी, आपकी वाइफ एमआरएफ टायर्स में है, बताइए वो भी टायर कंपनी में काम करती है। आपकी गर्लफ्रेंड डनलप टायर्स में है, वो भी टायर में काम करती है। आपकी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भी रेडियल टायर्स में, सारा खानदान टायरों की कंपनियों में काम करता है, और आप नए नए अपॉइंट हो कहां पे? अपोलो टायर्स में। आप मुझे बताइए, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर आपको कहता है कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत कितनी है, प्लीज एस्टिमेट करके बताओ मिस्टर फाइनेंस मैनेजर। आप बताइए, क्या आप अपनी वाइफ से पूछ सकते हैं कि एमआरएफ टायर्स की कितनी है? क्या वही बोल सकते हैं? या अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ सकते हैं? मान लेते हैं आपकी वाइफ कहती है कि 15 लाख रुपए उनको चाहिए वर्किंग कैपिटल के, आपकी गर्लफ्रेंड कहती है हम तो 8 लाख में काम कर लेते हैं, आपका ब्रदर इन लॉ कहता है हमें 12 लाख चाहिए। बताइए जी, क्या लगता है इनके बेसिस पे आप अपनी एस्टिमेशन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या पता इन्होंने कितने टायर्स बना रहे हैं, ये कितने बना रहे हैं, ये कितने बना रहे हैं। इसका मतलब आपके अपने अलग फैक्टर्स होंगे, इनसे मिलते जुलते नहीं होंगे। तो मैं आप सभी को यही बताने जा रहा हूं कि फैक्टर्स कैसे होते हैं। आइए एक बार आप अपने रजिस्टर में लिखें कंसेप्ट नंबर 6। कंसेप्ट 6, चलिए पहले कंसेप्ट 6 लिख लें। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मुझे मालूम है कि आप सब लिख रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपके लिए 6 महीने कितने इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, मुझे मालूम है कि आप पास होना चाहते हैं, बस हो नहीं पा रहे। लेकिन इस बार आपने अपने आप को कहा है कि मैं पास होकर दिखाऊंगा, दिखाएंगे दुनिया को कि हम पास हो सकते हैं। अभी तक तो पास ही होते आए, तो फिर हिम्मत किस बात की हारनी है? फाइनल में तो आए, पास होके तो आए, घबराइए नहीं, हिम्मत मत हारिए, एक कदम और उठाइए। करंट एसेट्स के नाम आपको पता ही है। करंट एसेट्स क्या होते हैं? लिख लें, दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये फिक्स एसेट्स भी आ सकते हैं इसकी कैटेगरी में, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। तो अभी लिख लें, और जो भी मैंने चित्र बनाए हैं आप उन चित्रों को जरूर लिखें, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चनों में चित्र बनाने बहुत जरूरी है। अभी मैं एक किताब देने वाला हूं जिसमें उसका नाम है चित्रों वाली किताब। आपने हर थ्योरी के क्वेश्चन में वो सारी फोटोज डाल देनी है, फिर देखिए कैसे नहीं आते नंबर। इस बार भी तो थ्योरी आई थी, इस बार भी तो बच्चे के 95 आ गए। कैसे आए? क्योंकि उसने थ्योरी को प्रैक्टिकल बना दिया, फोटोज बना दी, नंबरिंग से लिखा, आ गए। तो आपके क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते। अब आप यहां से रिवाइज शेड्यूल हटा सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी प्रिंटिंग में, अब तो कंपनी एक्ट 2013 आ गया। आप लिख दें एज पर कंपनीज एक्ट 2013।
2013। यकीन मानिए ये 2013 आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आया हुआ है। ये 2013 बहुत कुछ आपको देने वाला है, क्योंकि इसने पुराने लोगों को आउटडेटेड कर दिया है। अब आप ही का समय आ गया है, आप ही की जनरेशन आ गई है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पुराने लोग अब पढ़ने वाले नहीं है, वो तो ऊपर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अब आप ही का समय है। क्या सभी ने फोटो बना दी? मैंने इसमें फोटो में क्या लिखा है? T0। T0 का मतलब क्या है? वर्तमान काल, अभी का समय है T0। T12 का मतलब क्या है? 12 महीने, क्योंकि साल के 12 महीने होते हैं। तो चलिए T0 से T12 लिख लिया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना है, ठीक है। आइए हम आगे चलेंगे और बिल्कुल आगे चलकर लायबिलिटीज के बारे में लिखेंगे। दोस्त लायबिलिटीज which are to be paid, अंडरलाइन कर देंगे, विद इन 12 months। और यहां पर भी कंपनीज एक्ट लिखेंगे। क्या लगता है जी, लायबिलिटी तक लिख लिया? अच्छा, अभी तक हमने जो भी सीखा, एक छोटी सी बात सीखी कि किसी भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है और पड़ती है। उसके बिना वो अपना स्मूथ वर्किंग नहीं कर सकती। अब सवाल आता है कि उसको कितने पैसों की जरूरत है, वो एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल विच इज ऑप्टिमम। तो पहले कंसेप्ट 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। एक्चुअली में नंबरिंग थोड़ी सी गलत है, तो पहले नंबर 7 लिख लेंगे, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑप्टिमम ऑप्टिमम का मतलब है कितनी पर्याप्त जरूरत है, ना ज्यादा हो ना कम हो। कई बार आपके मन की सब्जी बनी होती है, शाही पनीर बना है, मान लो मम्मी ने शाही पनीर बनाया है, उस दिन आपको 2 चपातियां खानी होती है, वैसे नॉर्मल 2 ही खाते हो आप। जिस दिन आपके मन की सब्जी होती है, आप उस दिन ज्यादा खा जाते हो। आप कहीं विवाह में जाते हो किसी के यहाँ और आप जल्दी पहुंच गए, स्नैक्स खा खा के परेशान हो जाते हो, सारे स्नैक्स खींच देते हो, अंदर से आवाज आती है मत खाओ, नहीं खाऊंगा, चीला खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे। उसके बाद जैसे डिनर शुरू होता है, मेन मेनू, उसमें शर्म नहीं करते, प्लेट पकड़ के अंदर से आवाजें आ रही होती है मत खा रामलाल। आप बेशर्मी दिखाते हो उस समय, आप ऑप्टिमम नहीं खा रहे, ज्यादा खा चुके हो, ओवर ऑप्टिमम।
आपको मालूम है कि विवाह में आजकल आखिरी स्टॉल चूरन की गोलियों का रखा हुआ उन्होंने, किसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रखा हुआ ना, क्योंकि आपने ऑप्टिमम तो खाया नहीं, ज्यादा खींच लिया, अब चूरन की गोलियां लेते हुए साथ में, रास्ते में जरूरत पड़ेगी। मैंने तो एक विवाह में गया, वहां इनो भी रखे हुए थे, इनो के शैशे लगे हुए थे, रास्ते में इनो लेते रहना क्योंकि आपने ज्यादा खा लिया। इसका मतलब कोई भी चीज ऑप्टिमम अच्छी लगती है, ना तो ऑप्टिमम से कम और ना ऑप्टिमम से ज्यादा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोलता जा रहा हूं। अब ऑप्टिमम निकालें कैसे, कैसे कैलकुलेट करें, इसको निकालने के लिए हम कुछ फैक्टर्स को दिमाग में रखेंगे। तो चलिए जी, बस थ्योरी का कंसेप्ट शुरू होने वाला है, हम फैक्टर्स को दिमाग में रखेंगे। तो आइए लिखिए कंसेप्ट नंबर 6 बनाइए इसको, थोड़ी नंबरिंग में दिक्कत आ गई। कंसेप्ट 6 लिखा था आपने पहले, 6A फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंसेप्ट 6A फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करें, पेपर में आएगा। और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, अगर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन सब अंदर से पता नहीं चलेगा क्यों कर रहे हैं। ऐसे 10-12 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन को ऑप्टिमम निकालने के लिए। पहला फैक्टर आप लिख दीजिए नेचर ऑफ बिजनेस, 3-4 लाइनें छोड़ देना, मैं कुछ लिखवाऊंगा अभी। नेचर ऑफ बिजनेस लिखा, 3-4 लाइनें छोड़ दी, नहीं छोड़ी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैनेजमेंट थिंकिंग लिखकर 3-4 लाइनें छोड़ देना। ऑपरेटिंग साइकिल तो लिखा ही है मैंने, उसको लिख लेना। ऑपरेटिंग साइकिल में इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, कई बार खाली ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर शॉर्ट नोट आ गया। आप बताइए, आपने फाउंडेशन में जब ज्वाइन किया, आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन शुरू किया उस दिन से आपकी ऑपरेटिंग साइकिल शुरू हो गई, और जिस दिन नौकरी लगेगी मेंबर बनने के बाद, वहां जाकर ऑपरेटिंग साइकिल खत्म होगी। बीच में बड़े सारे पड़ाव थे, जैसे वैष्णो देवी माता रानी के दरबार जाना हो तो बड़े सारे पड़ाव आते हैं बीच में, चरण पादिका आती है, सांझी छत आती है, बड़ी सारी जगह आती है, हाथी मत्था आता है। लास्ट में आप वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हो, माता रानी के दरबार, माँ रानी जय माता दी करते जाते हो। आप बीच में पूछते हो कहां पे है भवन, कहां है भवन, आप बताइए। आपको बीच में कोई भी कहता है तो क्या कहता है, ये रहा पास में, ये रहा पास में, क्योंकि वो आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता है, जबकि पास में नहीं था वो। तो बताइए जी, ऑपरेटिंग साइकिल सबने लिख ली। इसमें 4 बातें लिखनी है जरा ध्यान से, बस ये 4-5 बातें खत्म, इसके बाद लिखने का काम खत्म है। आज की क्लास में जो लिखना था लिख लिया, अभी बस ये लिखना थोड़ा सा। लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट। समझाऊंगा, अभी लिख लीजिए, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अभी लिख लीजिए। मैंने लिखा है लॉन्गर द साइकिल
बताइए, जिसको जितना समय ज्यादा लगता है सीएस बनने में, रामलाल को लगे 4 साल, मोहनलाल को लगे 5 साल। बताइए लाइफ में कौन जल्दी सेट होगा, रामलाल या मोहनलाल? रामलाल जल्दी सेट। कौन ज्यादा एग्जामिनेशन फीस पे करेगा बार बार? मोहनलाल ज्यादा देगा, ज्यादा पेपर दिए। किसकी नौकरी बाद में लगेगी? किसकी जॉब किसकी बाद में लगेगी? मैरिज किसकी बाद में होगी? ऑपरेटिंग साइकिल है, अब आपके ऊपर है कि इस बार क्लियर करना है, आगे निकलिए। इसमें 5 स्टेजेस हैं, आप उनको लिख लें एक बार। सबसे पहले कच्चा सामान आता है। पिज्जा बनाना हो तो डोमिनोज पिज्जा वाले क्या करते होंगे? पहले पिज्जा बेस खरीदते होंगे, कच्चा सामान, पिज्जा बेस, सब्जियां खरीदते होंगे, फिर उसको ओवन में डालते होंगे। आपने देखा है पिज्जा बनते हुए ओवन में डल जाती है वो चीज, फिर बिजली चलती है, फिर ओवन गर्म होता है, उसमें आवाजें आती हैं, हूं 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 हूं। आप आधे घंटे तक खड़े रहते हो, अंदर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। वो कहते हैं कि आधे घंटे से पहले डिलीवरी नहीं देंगे, चुपचाप खड़े हो जाओ। फिर पिज्जा बन जाता है, आपको लगता है ऐसी खा लें, नहीं, वो डब्बे में डालते, फिनिश गुड करते, फिर उसमें टोमेटो केचप डालते हैं, नैपकिन रखते हैं, फिर वो कहते हैं थैला घर से लाए हो क्या? आप कहते हो भैया थैला तो आप ही दे दो, वो कहते हम नहीं देंगे कुछ भी, ऐसे ले जाओ। बट कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ पिज्जा वालों ने वो प्लास्टिक के नहीं कागज के थैले बनाए हुए हैं, उसमें डाल के देते हैं। प्लास्टिक तो मंदी हो गया आजकल। फिर आप घर ले जाते हो, फिर खाते हो, फिर उसकी एनर्जी बनती है। बताइए कितनी बड़ी साइकिल रही। सुबह सामान आया, वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हुआ, तैयार हुआ, आप घर ले गए, और मान के चलो पिज्जा वाला के आज खा लो, पैसे 2 दिन बाद देना। हद कर दी। आप तो कभी दोबारा उस दुकान पे जाओगे नहीं, क्योंकि पैसे देने हैं आपको। तो बताइए ये 5 स्टेजेस लिख ली क्या सभी ने? चलिए अब और नहीं लिखना है, एक चित्र बनाकर और नहीं लिखना है, फोटो बना लीजिए। फोटो में मैं बहुत ध्यान देता हूं। 95 मार्क्स तभी आएंगे जब आप फोटोज बनाएंगे। ऑपरेटिंग साइकिल की फोटो बनाइए। और जो यहां से नहीं पढ़ रहे उनको फोटो में दिखाइए, उनको कहिए तुम्हारे 95 नंबर नहीं आ सकते, हमारे आएंगे। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये लिखा है मैंने। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सबसे पहले आपके पास कैश था, कैश। आपने उसका कच्चा सामान खरीदा, कच्चा सामान, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको WIP में कन्वर्ट कर दिया। अभी समझाऊंगा, आप आराम से चित्र तो बनाइए, और चित्र रटना नहीं है, लॉजिक समझाऊंगा आपको, लॉजिक समझ आ जाएगा। जिन्होंने बना लिया इस चित्र को माइंड में जरा सोचे, इस माइंड में जरा सोचना शुरू। यहां पिक्चर बनाए, 4 हेड में पिक्चर बनानी है, ये 4 हेड के ऊपर क्या हो गया रहा है, अपने मानस पट में यहां पर 4 हेड में पिक्चर बनाए कि आप कर क्या रहे हैं। सबसे पहले कच्चा सामान खरीदा, उसको प्रोड्यूस किया। आप सबने मेरे सामने वर्क इन प्रोग्रेस बैठे हो। आप ना फाउंडेशन से पहले रॉ मटेरियल थे, आप ना डांस करने के लिए तैयार हो रहे थे, अब आप डांस कर रहे हो। कोई 70% में डांस कर रहा है, कोई 80 में डांस कर रहा है, कोई 20% में डांस कर रहा है। जिस दिन 25 फरवरी वाले दिन आप पास हो जाओगे तो आप उस दिन 100% बन जाओगे। सोचिए कितने खुश हो गए आप। आहा, आंखें बंद करके सोचिए,
आपने रिजल्ट देख लिया, आहा, आप पास हो गए हो, आपके पूरी बॉडी के हर एक सेल में कितनी खुशी सी है, आपने मेहनत की थी और आप पास हो गए। ऐसी खुशी आज तक आपको कभी मिली नहीं, ऐसा एहसास हो रहा है आपको, आपकी पूरी बॉडी के एक एक सेल में खुशी है, तब आप फिनिश गुड बन जाओगे। फिर जॉब लगेगी, फिर जॉब में 1 महीना काम करोगे तो पैसे तो 1 महीने बाद मिलेंगे, डेटर्स। आपने फिर जिससे उधार लिए थे उसको दे दोगे, तो ऑपरेटिंग साइकिल लिख लिया, सभी ने लिखा है, ये सभी ने लिखा है, ठीक है जी, बिल्कुल। अभी और कुछ नहीं लिखना, बहुत लिख लिया, बहुत लिख लिया। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा और फिर आप वो बताएंगे और आपकी लाइफ में जादू होना शुरू हो जाएगा। आइए, जादू तेरी नजर। मैं अभी आपके सामने ये कह रहा हूं कि आपको वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना जरूरी है, ये बात तो हम सब समझ चुके हैं। अगर आप ऑप्टिमम एस्टिमेशन नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। ऑप्टिमम एस्टिमेट करना भी बहुत जरूरी है, ना ज्यादा ना कम। लेकिन इसको एस्टिमेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब ये थ्योरी में बार बार आ रहा है। अच्छा, अभी के 5 मिनट अगर आपने ध्यान से बात सुन ली ना, तो आने वाले 3 लेक्चर्स बहुत इजी हो जाएंगे आप। और नहीं सुनी फिर भी 3 लेक्चर तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन भारी होके करेंगे। इसलिए ध्यान से 5 मिनट जरा गहरी सी सांस ले लेंगे। मेरे को लग रहा है कुछ झुक के बैठे हुए हैं, झुक के बैठना अलाउड नहीं है। जरा ऐसे बैठे कुछ तो ऐसे चेयर में लंबी टांगे कर लिया, आराम से बैठे। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है, ऐसे, समझ गए? झुकना नहीं है, कमर सीधी से बैठ रहे हैं। तो जो मेरी बात होगी ना आपके अंदर तक जाएगी, समझ आती रहेगी, लॉजिक लगाओगे। और ऐसे बैठे हुए ढीले ढीले यॉर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, मेरी बातें अंदर तक नहीं जाएंगी, ठीक है? तो अभी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप सभी को जब वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करनी है तो कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैंने पहला फैक्टर लिखा, नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस बिजनेस से बिलोंग करते हैं? मैं कहता हूं जी, इस दुनिया में 4 तरह के बिजनेस होते हैं। पहला बिजनेस मैं बोलूंगा ऐसा होता है जिसका मैं नाम रखूंगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या आप में से कोई एग्जांपल बता सकता है? मैंने जो अभी एग्जांपल दिया अपोलो टायर्स का, बताइए वो सर्विस इंडस्ट्री थी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ मैं आपको ये कह रहा हूं, एक इंडस्ट्री होती है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री, और लास्ट होती है जॉब एंड बैच इंडस्ट्री। कॉस्टिंग में आपने किया हुआ मुझे मालूम है। आप मुझे बताइए, ब्रिटानिया ब्रेड्स कौन सी इंडस्ट्री मानी जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग मानी जाएगी। आप मुझे बताइए, HDFC बैंक कौन सी कंपनी मानी जाएगी? सर्विस इंडस्ट्री मानी जाएगी। आप मुझे बताइए, लार्सन एंड टोरबो मेट्रोज बना रही है, ब्रिजेस बना रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री में आएंगे? आप मुझे बताइए, वंदना लूथरा, शहनाज हुसैन, रितु बेरी, हाँ, फैशन डिजाइनर, ये कहां आएंगे? जॉब एंड बैच में आएंगे। आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल आपको क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्री में होगी? मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, कॉन्ट्रैक्ट में या जॉब एंड बैच में? मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल आंसर ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में तो होगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट 3-3 साल तक चलते हैं, लंबे समय के होते हैं, ये तो बात ठीक है। उसके बाद किसमें चाहिए होती होगी? बहुत बढ़िया,
तो नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा। कहां नीचे? इसी के नीचे लिखिए। आपने जगह छोड़ी है 3-4 लाइन की, लिखिए लिखिए। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, in case of manufacturing and contract industries, generally working capital requirement is higher than service, job and batch industry अच्छा, कोई भी बात लिखनी है ना, इसलिए नहीं लिखनी कि मैं लिखवा रहा हूं। आपको अगर नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं, भले क्लास के बाद पूछे, लेकिन पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूछने की जरूरत ना पड़े। क्या लगता है जी, ये बात सबको क्लियर हो गई? ये जो मैंने लिखी है समझ आ गई? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? रॉ मटेरियल खरीदते हैं, एक प्रोसेस में जाता है ना, फिर प्रोसेस 2 में जाता है ना, फिर 3 में जाता है, तब जाकर फिनिश गुड बनता है। दूसरा फैक्टर आपने लिखा था मैनेजमेंट थिंकिंग, चेक कर लीजिए, आप लिख चुके हैं, आप भूल गए लेकिन मुझे याद है आपने लिखा था। मैनेजमेंट परसेप्शन, जिस कंपनी में वर्क करते हैं उस कंपनी की मैनेजमेंट की थिंकिंग कैसी है। आपको मालूम है आपकी 3 प्रकार की थिंकिंग हो सकती है। आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आप कंजर्वेटिव हो सकते हैं, आप मॉडरेट भी हो सकते हैं। 3, एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। आप सब बैठे हैं मेरे सामने, आपकी 3 पर्सनालिटी हो सकती है। बताइए जी, एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जो हाई रिस्क लें। आपने कभी देखा मोटरसाइकिल आजकल बच्चे बड़े जिगजैग वे में चलाते हैं, और स्पेशली अगर रात को देखें तो कुछ काफिला रात को 11-12 बजे के आसपास चलता है। वो इतनी तेज आवाज करते हुए जाते हैं, जिगजैग में ऊपर स्टंट मारते हैं, बड़ा हाई रिस्क लेते हैं, मजा बहुत आता है। लेकिन और जब गिर जाते हैं तो 6-6 महीने तक हॉस्पिटल में रहते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में लगती है। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था कि आजकल ज्यादातर जो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं ना, यंग जनरेशन को हो रहे हैं, जब वो स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बड़ी गलत तरह से चला रहे हैं। अच्छा, कुछ तो बड़े आराम से चलाएंगे, धीरे धीरे लो रिस्क लेते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो धीरे ब्रेकें मार के। कुछ होते हैं मीडियम रिस्क लेते हैं जी। आप मेरे सामने बैठे हैं, ज्यादातर इंसान ना मीडियम रिस्क के होते हैं। आप सब रैशनल हो, ना ज्यादा ना कम, बीच का, ठीक है। आप बताइए जी, मैं आपको कहूं विजय माल्या, आप मिले नहीं हो विजय माल्या से, लेकिन आप उसकी कंपनी में काम करते हो, मान लेते हैं UBH। आप वो कंपनी बियर बनाती है, किंगफिशर बियर बनाती है, पानी बनाती है, मिनरल वाटर, शराब बनाती है, विस्की बनाती है, आप उस कंपनी में काम करते हो। आप नारायण मूर्ति को भी जानते हो। अब आप बताइए, दोनों की पर्सनालिटी में कोई डिफरेंस है या नहीं है? क्या लगता है, एग्रेसिव कौन है, ज्यादा रिस्क कौन लेता है, विजय माल्या या नारायण मूर्ति? विजय माल्या ज्यादा रिस्क लेता है। और नारायण मूर्ति की अगर आप पर्सनालिटी देखें, इंफोसिस का जो मालिक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेता, ठीक है, मॉडरेट बोलता है, ठीक बोलता है, कंजर्वेटिव नेचर का। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपकी मैनेजमेंट एग्रेसिव है तो आपकी वर्किंग कैपिटल कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? मेरा सवाल है आपसे, सोच के बताइए। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, सोच के बताना है। आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप अपनी जेब में 1,50,000 लेके चलते हो,
तो आप रिस्क ले रहे हो या रिस्क नहीं ले रहे? नहीं ले रहे। भाई 1 लाख की जरूरत थी, आप तो 1.5 लाख लेके चल रहे हो, तो रिस्क किस बात का ले रहे हो? रिस्क तो तब लोगे ना जब 1 लाख की जरूरत थी और आप 80,000 लेके चल रहे हो। नहीं समझ आया? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं, लिखिए इन केस ऑफ एग्रेसिव मैनेजमेंट थिंकिंग, इन केस ऑफ एग्रेसिव मैनेजमेंट थिंकिंग फिलॉसफी, अगर मैनेजमेंट की थिंकिंग एग्रेसिव है, देन लो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी देयर। भाई रिस्क तो तभी लोगे ना। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं फिर शायद आ जाए। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव, अब बता रहा आपने, अगर मेरी मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है। अच्छा कंजर्वेटिव कौन होते हैं? कौन होते हैं कंजर्वेटिव? जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, डरपोक किस्म के। बनिया कंपनी है, मारवाड़ी कंपनी है, बताइए, कुछ नेचर वाइज बड़ा रिस्क कम लेते हैं, पैसे को खर्च नहीं करते। अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मेरी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, जो आप एस्टिमेट करोगे, वो ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? भाई आप तो एक फाइनेंस मैनेजर हो ना, आपको तो देखना है ना कि मेरे पास कितने पैसे कंपनी को चलाने के लिए होने चाहिए ऑन एवरेज। तो अगर मेरी मैनेजमेंट बड़ी डरपोक किस्म की है, डरती है, तो बताइए मेरे पास वर्किंग कैपिटल नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी तो रिस्क कम ले रहा हूं। तो आप हिल स्टेशन जाते हो, आपको 10,000 रुपए की जरूरत है और आप डरपोक किस्म के हो, आपने सीक्रेट पॉकेट में 3-4 रुपए अलग से रख दिए, बार बार टच करके फील करते हो, हाँ है ना। आप बताइए, आप ज्यादा पैसे लेके जाओगे ना घर से, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेते। और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप कहोगे वहां कोई दोस्त होगा मिल जाएगा, 5-6 हज़ार ले चलो, देखी जाएगी जो होगा। तो इसका मतलब अगर मैनेजमेंट आपकी एग्रेसिव है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखवाया था। हे राम, इसकी तो जितनी महानता बताऊं उतनी कम है। ऑपरेटिंग साइकिल, बस इसके बाद प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। अभी और भी फैक्टर्स हैं, धीरे धीरे करेंगे। पहले आप एक आइडिया ले लीजिए। मैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना चाहता हूं। उसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कितनी वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स की जरूरत है, कितनी जरूरत। फिर कहां से आएंगे वो पैसे, कहां से आएंगे? ये 2 स्टेप रहे। अब कितनी जरूरत है, इसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूं, फैक्टर्स देख रहा हूं। उनका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। पहला फैक्टर कौन सा देखा मैंने? नेचर ऑफ बिजनेस। बताओ ये समझ आ गया? दूसरा फैक्टर कौन सा देखा? दूसरा मैनेजमेंट थिंकिंग। तीसरा बताने जा रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल। कुछ तो ऐसे देख रहे हैं जैसे भी खा जाएंगे मेरे को। अभी बता रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल बता रहा हूं, खाने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है आपने जर्नी कब शुरू की और जर्नी खत्म कब हुई। आप बताइए, सबसे पहले आपके पास कैश होगा, आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्जन होगी, उसके बाद फिनिश गुड्स बन जाएंगे, फिर आप डेटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। आपने पूंजी यहां लगाई और ये पूंजी दोबारा से पूंजी में कन्वर्ट होने में कुछ तो समय लगा होगा। बताओ, हल्दीराम के यहां पर आप दही भल्ले खाने जाते हो, आप बताइए, हल्दीराम दही भल्ले वाला, आप बताइए सुबह सुबह दही भल्ले बनवाता होगा, दही खरीदता होगा,
आप शाम को जाते होगे, लाइन लगा के पैसे देते हो, ले 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 ले, शाम तक उसका सारा सामान बिक जाता होगा और कैश रोकड़े में आ जाता होगा, कैश बोरियों में डालते हैं, इतना कैश आता है। दिवाली आने वाली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हल्दीराम की ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, तो क्या एक दिन कह सकते हैं या नहीं कह सकते? एक दिन में पैसा कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, कभी आपने देखा है भले आज खाए एक हफ्ते के बाद पैसे दे देना, कोई स्कीम है क्या? कोई नहीं निकालता। लेकिन आप लक्ष्मी सीमेंट को देखिए जरा, मुझे बताइए, लक्ष्मी सीमेंट का नाम सबने सुना है? अच्छा, लाइमस्टोन आज खरीदती है, पत्थर खरीदती है, पत्थर बिहार से पत्थर आता है, फैक्ट्री में जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस 1 महीना लग जाता है पत्थर से सीमेंट बनने में, हद कर दी। फिर 1 महीना वो उधार देते हैं अपने डेटर्स को, फिर कैश आता है। बताइए किसकी ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होगी, हल्दीराम की या लक्ष्मी सीमेंट की? मेरे हिसाब से हल्दीराम की छोटी है और लक्ष्मी सीमेंट की ज्यादा है। तो वर्किंग कैपिटल किसको ज्यादा चाहिए होती होगी? बोलो बोलो, मुंह से बोलो। जिसकी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा होती होगी उसी को तो ज्यादा चाहिए होती होगी। तो आपने एक लाइन लिखी है, जरा देखो, ऑपरेटिंग साइकिल में एक लाइन लिखी है, आप तो भूल भी गए। लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल, लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल, हाई विल बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। क्या ये बात समझ आ गई? लेकिन इसके ना 5 पुत्र हैं, जैसे कुंती माता के 5 पुत्र थे, पांडु से 5 थे, वैसे कुंती माता के 6 पुत्र थे। मैं अभी पांडु की बात कर रहा हूं, पांडु से 5 थे। आप बताइए, बता सकते हैं 5 पांडवों के नाम क्या क्या थे? हाँ, अर्जुन, आगे, ठीक है, और हाँ, नकुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 पांडव आपने बताए। मैं इसी तरह से कह रहा हूं, ऑपरेटिंग साइकिल के भी 5 पुत्र हैं। एक है रॉ मटेरियल साइकिल और स्टेज, एक का नाम है WIP, एक का नाम है फिनिश गुड्स, एक का नाम है डेटर्स, एक का क्या नाम है? 5 है। ये पांचों समझने हैं। अगर ये समझ आ गए तो आप समझ लीजिए वर्किंग कैपिटल आधे से ज्यादा समझ आ गई। आप बताइए, इसको मैं ऐसे सिंबॉलिकली लिखता हूं, R + W + F + D - C। तो आप जरा एक बार बुक में आ जाएं और मैं चाहता हूं कि आप पेज नंबर 3 में आ जाएं। 3 खोलिए बुक। थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा गुस्सा, इसी से काम हो जाएगा। थोड़ी किताब, थोड़े कंसेप्ट, थोड़ा ड्रामा, फिर थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। आइए आप चेक करिए, ऑपरेटिंग साइकिल क्या कहीं लिखा मैंने पेज नंबर 3 में कहीं दिख रहा है? मोटी मोटी आंखें दी है भगवान ने, मोटी मोटी हाईलाइट करिए ऑपरेटिंग साइकिल। थोड़ा सा 1-2 लाइनें पढ़ लीजिए बस। ऑपरेटिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। तो मैंने लिखा है जी, लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल, हाई विल बी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो O = R + W + F + D - C। अभी इसके ऊपर और बहुत कुछ बताना है, 1-2 मिनट के बाद बताऊंगा। पहले बताओ यहां तक ठीक है?
अच्छा, इसमें देखिए ऊपर नीचे बड़े सारे फैक्टर्स लिखे हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी क्वेश्चन में ऊपर देखिए बड़े सारे फैक्टर्स लिखे हैं, मैंने तो 3 ही बताए हैं, अभी 4 5 6 फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा दूं आपको। तो आप आ जाइए कंसेप्ट नंबर 8 लिखना शुरू करता हूं, थोड़ा सा पहले एक प्रैक्टिकल जरूर कर ले, समय हो गया काफी सारा, फिर भी मैंने थ्योरी अभी बताई है, अभी एक प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए हेडिंग लिखिए कंसेप्ट नंबर 8, स्टेप्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट